जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। दरअसल मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है। रॉबी डेल को कत्ल करने में मिस्टर शाह ने जिस जहानत का मुजाहिरा किया है वो इंतहाई शानदार है और इससे अंदाजा होता है कि ये किस कदर आला सलाहियतों के मालिक हैं। हम दोनों इन्हें अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गए। खैर छोड़िए मिस्टर शाह, अब आपको असल बात बताती हूँ। जी, मैंने संजीदगी से कहा, इस कत्ल के बाद आपको दूसरे काम करने हैं। हमें हिदायत मिली थी कि जैसे ही रॉबी डेल कत्ल हो जाए हम आपको मिस्टर मार्टिन हूप के पास भेज दें जो फोर्ट लाइन में आपके मुंतजिर हैं। मिस्टर मार्टिन हूप बुनियादी तौर पर ये ऑपरेशन डील कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर? हाँ, बाकी लोग यहाँ उनके मातहत हैं। बाकी लोग कौन हैं? एजेंट नंबर 2, एजेंट नंबर 3। मैरी ग्राहम ने जवाब दिया। गुड, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बताई है आप लोगों ने। खैर ये फोर्ट लाइन क्या चीज है? मैंने पूछा। सैली 2 से कोई 300 मील दूर एक इलाका है। यहाँ एक कदीम कला के खंडरात हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान वहाँ आरजी हवाई अड्डा बनाया गया था और बाद में जर्मन बम्बारों ने इसे तबाह कर दिया। अब वो जगह बेकार है। उसके अतराफ जंगल और पहाड़ी टीले हैं और उनकी कोई अहमियत नहीं है। फोर्ट लाइन कोई आबादी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि आबादी वहाँ से 100 किलोमीटर दूर अलग है। कदीम कले के शुमाल में एक कस्बा मेडोसा के नाम से आबाद है। वो कले के करीब तरीन आबादी है मगर उसका फासला भी 100 किलोमीटर के करीब है। मिस्टर होप वहाँ रहते हैं? मैंने पूछा। ओह नहीं, वहाँ वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इसी जगह का इंतखाब क्यों किया गया है ये हम नहीं जानते। मिस्टर होप की शिनाख्त वेल्सिया फोर्ट लाइन तक आपके साथ जाएगी। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। कल आप किस वक्त चलना पसंद करेंगे? वेल्सिया ने पूछा। ये तो आप पर मुनहसर है। कल 2 बजे। जरिया सफर क्या होगा? लैंड रोवर। मैं साथ लाऊंगी, वेल्सिया ने जवाब दिया। ओके मिस वेल्सिया। हाँ, क्या इस मुलाकात से पहले आपकी मुलाकात मिस्टर होप से होगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं उनकी कोई तस्वीर चाहता हूँ। वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दे दूंगी, मैरी ग्राहम ने कहा। और फिर वो वेल्सिया से बोली, तुम्हें मिस्टर शाह से और कोई बात करनी है? नहीं। ओके, तुम जाओ, मुझे इनसे काम है, मैरी बोली और वेल्सिया उठ गई। फिर वो खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैरी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरे साथ ज्यादती की थी मिस्टर शाह। वो कैसे मिस मैरी? खामोशी से होटल छोड़ दिया। अब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, मुझे अंदाजा है, आपने डबल गेम खेला था। बज़ाहिर ये कत्ल आपने मेरे लिए किया था, लेकिन खुद आपका यही मकसद था और इस मकसद की तकमील के बाद जाहिर है आपको एजेंट 1 से मिलना था, इसलिए आपने सोचा। बिल्कुल यही बात है, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इतनी जल्दी मुझे कैसे तलाश कर लिया? मैंने नहीं, वेल्सिया ने। कैसे? आपकी निगरानी इसके सुपुर्द थी। वो क्यों? आप हमारे लिए बेहद कीमती हैं। आपका तहफ़्फ़ुज़ इब्तदा से किया गया है। क्या यह हकीकत नहीं है कि आप वेल्सिया से मुतासिर होकर एयरपोर्ट से उसके साथ चले आए थे? मेरे ख्याल में वो इतनी खूबसूरत तो नहीं है। उस वक्त आपसे मुलाकात कहाँ हुई थी? मैंने से यही कहा था कि ये सिर्फ इत्तफाक है, वो किसी भी होटल में क़याम कर सकते थे। उन्होंने सोचा वही होटल सही। वैसे आप शौकीन मिजाज भी हैं, हसीन और जिंदगी से भरपूर। दर हकीकत मिस्टर शाह, अगर आप सिर्फ एक खतरनाक सूरत वाले शातिर और उम्र रसीदा एजेंट होते तो मुझे कोई खुशी ना होती आपके साथ काम करके। लेकिन अब मार्टिन हूप की तस्वीर कहाँ है? मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दे दूंगी। मेरा आना नागवार तो नहीं गुजरा? बिल्कुल नहीं, आज आखिरी रात थी। उसके बाद जाहिर है आप मसरूफ हो जाते, फिर दोबारा मुलाकात की क्या तवक्को हो सकती थी? हाँ शायद, चुनाचे मैं आ गई हूँ। वेल्सिया ने वाकई तुम्हें बोर कर दिया होगा। क्यों? बेहद बोर लड़की है। उसके बारे में उसके शनासाओं का कहना है कि उसके अंदर कोई कदीम रूह हलूल कर गई है। इसके बावजूद वो इतना खतरनाक काम करती है। नहीं, खतरनाक काम उसके सुपुर्द नहीं किए जाते। वैसे वो एक अच्छी अदाकारा है। मिस्टर मार्टिन को मेरे बारे में इत्तला दे दी गई है? मैंने पूछा। उन्हें इत्तला होगी? क्या मतलब? मतलब ये कि उन्हें कोई ताज़ा इत्तला नहीं दी गई। हम गैर मुतवक्के तौर पर उनके पास पहुंचेंगे। ये मुझे नहीं मालूम। मुझे यूं लगा जैसे मैरी ग्राहम अब इस गुफ्तगू से बोर हो गई हो, इसलिए मैंने ये मौजू खत्म कर दिया और उसकी पसंद का मौजू छेड़ दिया। दूसरी सुबह वो अफसुर्दा थी। खैरियत? क्या बात है? मेरा ख्याल है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। तुम्हारी जुदाई से अफसुर्दा हूँ, उसने उदास लहजे में कहा। फिर कहीं इस काम से फारिग होने के बाद तुम मुझसे दोबारा मुलाकात पसंद करोगे? जरूर, मुझे यकीन नहीं।
तुमने मुझे उस वक्त छोड़ दिया था, बल्कि मेरी वजह से कमरा तब्दील कर दिया था। इसकी वजह तुम जानती हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मार्टिन हूप की तस्वीर कहाँ है? मैंने सवाल किया। मेरे पास नहीं है, वेल्सिया लाएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं खामोश हो गया। उसके जाने के बाद मैंने दिल में सोचा कि मोहतरमा, आपके लिए मेरे दिल में जब कोई इंतकाम का जज्बा नहीं है, क्योंकि आप अपनी तमाम हमाकतों का अजाला कर चुकी हैं, लेकिन दूसरी चालाक लड़की अभी बहुत से नुकसानात से दो चार होगी, क्योंकि मेरा नाम जहांगीर जमाल शाह है। ठीक 2 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने उसे अंदर आ जाने के लिए कहा। वेल्सिया ही थी। मैंने नॉर्मल कैफियत में उसका इस्तकबाल किया था। ये मिस्टर मार्टिन हूप की तस्वीर है, आप इसे देख लें, इसके बाद हम इसे जाया कर देंगे, उसने कहा और तस्वीर मेरे हवाले कर दी। मैंने मार्टिन हूप को देखा। जवान और खूबसूरत आदमी था, चेहरे से ही ज़हीन नजर आता था। तस्वीर देखकर मैंने वो वेल्सिया के हवाले कर दी और वेल्सिया उसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं खामोशी से उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। वो वापस आई तो मैंने पूछा, मुझे अपना सामान ले जाना है? मेरे ख्याल में नहीं, और अगर मुझे वहाँ रुकना पड़ा तो आप अपना कमरा ना छोड़ें, चंद जोड़े कपड़े साथ ले लें, अगर जरूरत हुई तो बाद में आपका सामान पहुंच जाएगा, वेल्सिया ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। तैयारियां वेल्सिया ने ही की थी, ये उसका मखसूस अंदाज था और इस अंदाज में वो एक खालिस घरेलू औरत नजर आती थी। पहले उसके इस अंदाज ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। उसमें अपनायत का एहसास भी था और नेक फितरत का अंदाजा भी होता था, लेकिन इस नेक नाम फितरत बीबी ने जिस तरह मुझे अपनी कहानी सुनाकर मुतासिर कर लिया था, वो सारी पोल खुल चुकी थी और अब इसके बाद ये अंदाजा बखूबी हो गया था कि वो किस हैसियत की मालिक है। भरतौर मैं खामोशी से उसका जायजा लेता रहा। वो 2 बजे पहुंची थी। तैयारियां करके निकलते हुए तकरीबन 2:45 बज गए। मैं एक मंसूबे के तहत अमल कर रहा था और मेरे जहन में बाकायदा प्रोग्राम था। ये अंदाजा मुझे अच्छी तरह था कि अगर लैंड रोवर शफाफ सड़कों पर सफर करे तब भी 300 किलोमीटर का सफर कितनी देर में तय हो सकता है। वहां से कुछ दूर निकलने के बाद मैंने अचानक ही कहा, मिस वेल्सिया, हमें रास्ते के लिए भी कुछ न कुछ दरकार होगा। मैं समझी नहीं सर, उसने मुअद्दब लहजे में कहा। अगर कॉफी और कुछ सैंडविचेस ले लिए जाते तो क्या हर्ज था? ओह सॉरी, पहले मेरे जहन में ये बात थी। वाकई इस तवील तरीन सफर में इन चीजों की जरूरत पेश आएगी तो क्या हर्ज है? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने लैंड रोवर रोक कर हम ये काम कर सकते हैं। जी यकीनन, और इत्तफाक से वो अच्छा सा रेस्टोरेंट सामने ही मौजूद है, उसने गाड़ी एक साइड पर करते हुए कहा। मैंने भी एक रेस्टोरेंट का बोर्ड देख लिया था, चुनाचे मैंने गर्दन हिला दी। मैं जा रही हूँ, अभी ये इंतजाम करके आती हूँ। जी, मैंने आहिस्ता से कहा और वो गाड़ी से उतर कर चल पड़ी। मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे जाता हुआ देख रहा था। वापसी में उसे खासा वक्त लग गया। कॉफी के लिए थर्मास का बंदोबस्त करना जरा मुश्किल साबित हुआ था, जिसकी कहानी उसने मुझे वापस आकर सुनाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से लैंड रोवर दोबारा स्टार्ट करके चल पड़ी। मेरी ये खामोशी उसे नर्वस कर रही थी। उसे मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो मुझे एक आम एजेंट समझ रही थी। बेवकूफ नहीं जानती थी कि मैं जहांगीर जमाल शाह हूँ। लैंड रोवर सैली 2 के बाजारों से गुजरती हुई बिल आखिर उस पॉइंट तक पहुंच गई जहां से हमें आगे का सफर करना था। सैली 2 की नवाहात देखने से ताल्लुक रखते थे। मैंने शहरी इलाका देखा था, नवाहात की तरफ नहीं आया था। ये शहरी इलाके भी मैंने वेल्सिया के साथ ही देखे थे। वो गाइड के तौर पर मेरे साथ थी। उस वक्त शायद यही ख्याल उसके जहन में आया था। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, सर एक बात कहना चाहती हूँ। जी मिस वेल्सिया, मैंने नर्म लहजे में कहा। सर आप यकीनन मुझसे नाराज होंगे। क्यों मिस वेल्सिया? वजह जाहिर है, मुझ पर जाहिर नहीं है। मैंने आपको एक झूठी कहानी सुनाई थी। ओह हाँ, कहानी मुतासिर कुन थी। सर आप यकीन करें, इसमें कुछ सच्चाइयाँ भी थी। यकीनन होंगी। आप पूछेंगे नहीं कि वो सच्चाइयाँ क्या हैं? नहीं, मैंने सर्द लहजे में कहा। वेल्सिया ने निगाहें सामने से हटाकर मुझे देखा और बोली, यही आपकी नाराजगी का इजहार है। मिस वेल्सिया, आप गलत फहमी का शिकार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए एक अहम जरूरत थी। जी सर, यही बात थी, और आप यकीन कीजिए कि आपसे झूठ बोलते हुए मुझे दुख हुआ था, खास तौर से बाद में जब मुझे आपकी फितरत का अंदाजा हुआ। आप कितनी हमदर्दी से मेरी मदद करने पर तुल गए थे। छोड़िए मिस वेल्सिया, बेकार बातें हैं ये। हम लोगों को अपने काम की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। जी सर, वेल्सिया ने एकदम संभल कर कहा। फिर बोली, सर आप ड्राइविंग कर लेते हैं? माफ कीजिएगा, मेरा ये सवाल अहमकाना है, लेकिन सवाल करने की वजह बताइए। मैंने कहा, नहीं कोई वजह नहीं। 300 मील का सफर है और मैंने कभी इतनी लंबी ड्राइविंग नहीं की। कोई बात नहीं है, मैं आपका साथ दूंगा, मैंने कहा और वेल्सिया ने गर्दन हिला दी। कई बार उसने मुझसे गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी पजीराई नहीं की और सरसरी अंदाज में उससे बातें करता रहा, यहाँ तक कि अच्छा खासा सफर तय हो गया। अब अतराफ बिल्कुल सुनसान थे। पतली सड़क पहाड़ी रास्तों पर बल खाती जा रही थी
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سیلی 2 کا یہ حسین منظر میرے لیے بڑی دلکشی کا حامل تھا۔ میں اس منظر میں کھویا ہوا تھا۔ بہت دور پہاڑوں پر برف چمک رہی تھی اور نیچے سبزہ زار بکھرے ہوئے تھے جن میں کہیں کہیں برف کے سفید دبے نظر آ رہے تھے۔ میں ان خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ویلسیا نے کہا، ہمیں تقریباً 160 میل تک کا سفر اس سڑک پر کرنا ہوگا اور اس کے بعد تھوڑی سی پریشانیاں اٹھانا ہوں گی۔ وہ کیسے؟ تقریباً 140 میل کا یہ سفر ہمیں کچے راستے پر کرنا ہوگا۔ وہ راستہ پتھریلا ہے اور اس تک کوئی باقاعدہ سڑک نہیں ہے، لیکن ایسی پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں جو فورٹ لائن تک جا سکتی ہیں۔ کیا حرج ہے؟ ہمارے پاس لینڈ روور ہے، ہمیں دقت نہیں ہوگی۔ جی سر، مجھے خدشہ ہے کہ ہم رات ہونے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ کوئی جلدی نہیں ہے، ہم رات ہونے تک وہاں پہنچ جائیں گے، میں نے جواب دیا اور ویلسیا گردن ہلا کر خاموش ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ماہر ڈرائیور نہیں ہے اور لینڈ روور کی رفتار حد سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی خوفزدہ ہو کر اس کی رفتار سست کر دیتی ہے۔ میں نے اسے کہا، آپ پکی سڑک پر لینڈ روور چلاتی رہیں اور اس کے بعد جب کچی سڑک کا معاملہ آئے گا تو پھر آپ مجھے گائیڈ کریں، ویسے بھی آپ میری گائیڈ ہیں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب میں اسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہا اور یہاں اسے اپنی توہین بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر بھی دوران سفر اس نے کہا، آپ نے مس میری گراہم کو کیسا پایا؟ کس لحاظ سے؟ میرا مطلب ہے وہ آپ سے بہت زیادہ قربت کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ ویسے انہوں نے جو کہانی آپ کو سنائی تھی وہ میرے علم میں ہے۔ حقیقت یہ ہے سر کہ آپ سے تو یہاں مسلسل جھوٹ بولا گیا ہے۔ یہ جھوٹ کیوں بولا گیا؟ اس کی وجہ آپ لوگ خود بھی اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ میں نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ مس میری گراہم نے بھی وہی کھیل کھیلا جو آپ نے۔ انہوں نے اپنی کہانی سنائی اور مجھے یہ سوچ کر ہنسی آنے لگی کہ رابی ڈیل کے کتنے دشمن ہیں۔ ویسے مس ویلسیا، کیا رابی ڈیل واقعی اتنا ہی برا انسان تھا؟ سر، وہ جو کچھ بھی تھا اس کے بارے میں وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو اس کی موت کے خواہاں تھے۔ آپ کو اس چیز کا علم نہیں کہ اس کی موت سے آپ کی حکومت کو یا میری حکومت کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سر، سچی بات یہی ہے، میں کہانی کا جو دوسرا ٹکڑا آپ کو سنانا چاہتی تھی اور جسے آپ نے نظر انداز کر دیا وہ یہی تھا کہ میں بحالت مجبوری اس پروفیشن میں آئی۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے لیکن کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکی۔ پھر ایک ہمدرد انسان نے اس طرف راغب کیا اور اس نے میرے لیے تمام انتظامات کر دیے جس کے نتیجے میں نے یہ ملازمت حاصل کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس نوکری کے قابل نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اتنی ذہین نہیں ہوں کہ ان ساری باتوں پر غور کر سکوں۔ پھر 160 میل تک کا یہ سفر خاموشی ہی سے طے کیا گیا تھا۔ ابھی تک ہم نے نہ کافی پی تھی اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کا خیال دل میں آیا تھا۔ ویسے بھی میں نے لنچ کر لیا تھا اور ویلسیا سے یہ پوچھنا ضروری نہیں تھا کہ وہ لنچ کر چکی ہے یا نہیں۔ البتہ اس نے ایک دو بار ونڈ سکرین سے نگاہیں ہٹا کر عقب میں دیکھا تھا اور اس طرف نگاہیں دوڑائی تھی جہاں کافی اور سینڈوچز رکھے ہوئے تھے، لیکن میری طرف سے کوئی توجہ نہ پا کر ٹھنڈی سانس لے کر پھر سامنے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جس وقت 160 میل کا یہ سفر طے ہوا، شام جھک آئی تھی اور تقریباً 6:30 بجنے والے تھے۔ وہ کسی قدر بے چین نظر آنے لگی۔ پھر اس نے کہا، ہمیں غالباً بہت دیر ہو جائے گی فورٹ لائن پہنچتے پہنچتے۔ دراصل ہم نے وقت کا انتخاب کرنے میں غلطی کی۔ مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ہمیں ایک کچا راستہ بھی طے کرنا پڑے گا۔ باقی اگر 140 میل کے سفر کا معاملہ ہے تو یہ سفر میں صرف 1.5 گھنٹے میں طے کر سکتا ہوں، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ پہلے، خاص طور سے اس شاندار لینڈ روور میں۔ جی، غلطی میری ہی ہے۔ مجھے آپ کو پہلے ہی یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ کیا مسٹر مارٹن ہوپ کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی ہے کہ ہم ان کے پاس پہنچ رہے ہیں؟ جی نہیں سر، مسٹر مارٹن ہوپ وہیں فورٹ لائن میں مقیم ہے اور کافی دن سے وہی ان کا قیام ہے۔ انہیں کوئی تازہ اطلاع نہیں دی گئی اس بارے میں۔ آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر ہمیں دیر بھی ہو گئی تو مسٹر مارٹن ہوپ ہمارے لیے بے چین نہیں ہوں گے۔ جی سر، اس نے کہا اور اس کے بعد اس نے اس ذیلی سڑک پر گاڑی اتار دی جسے سڑک کے بجائے پگڈنڈی ہی کہنا مناسب ہوتا۔ اس کے دونوں جانب گہرائیاں تھیں، لیکن یہ گہرائیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں کہ انہیں خطرناک کہا جا سکتا۔ 4-4 5-5 فٹ ڈھلان چلے گئے تھے اور اس کے بعد سبزہ زار تھا۔ ہاں، ان سبزہ زاروں میں پتھروں کے ٹکڑے جھانک رہے تھے۔ ویسے بھی جگہ خاصی خطرناک معلوم ہوتی تھی۔ اطراف میں چھدرے چھدرے درخت بکھرے ہوئے تھے جن کا سلسلہ آگے جا کر کافی گنا ہو گیا تھا، لیکن یہ علاقہ بھی اپنے حسن میں بے مثال تھا۔ سبزہ زار آنکھوں کو یوں ٹھنڈک بخش رہے تھے کہ شام کی کجلاہٹوں میں ماحول دھندلاتا جا رہا تھا۔ میں نے اس پگڈنڈی پر گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ یہ ڈھلان تقریباً 6 کلومیٹر دور جانے کے بعد ختم ہو گئے تھے اور اب ایک پرسطح میدان نظر آ رہا تھا۔ ہم پگڈنڈی کو چھوڑے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ میں نے دور دور تک نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا، بلا شبہ اس خطے کو حسین ترین کہا جا سکتا ہے۔ آگے ایک جھیل ہے جو بہت خوبصورت ہے، قدرتی جھیل ہے۔ کبھی کبھی لوگ یہاں پکنک منانے آ جاتے ہیں لیکن عموماً نہیں آتے کیونکہ اتنا طویل سفر طے کر کے
पिकनिक मनाने वाले या तो 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ आते हैं या फिर कुछ ऐसे ही सर फिरे लोग जिन्हें कुदरती मनाजर का खप्त होता है, और ऐसे लोगों की तादाद भी ना होने के बराबर है, क्योंकि कुदरती मनाजर की सैली टूब के अतराफ में कमी नहीं है और बहुत से ऐसे पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं जहाँ कैंपिंग भी है और हर तरह की आसाइशें फराहम हो जाती हैं, जबकि इस झील के किनारे इंसानी वजूद नहीं होता। यहाँ से कितने फासले पर है वो झील? मैंने आसमान से उतरते हुए अंधेरे को देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बड़ा पुरफजा मकाम है। तो फिर क्या ख्याल है? दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।